सबसे पहले आशुतोष जी, मैं अगर आपके साथ शुरुआत करूं तो मैं इससे पहले कि वो जो सामाजिक विभाजनकारी तमाम तरह की नीतियां सामने आ रही हैं, जिसको ऐसा लगता है कि अब इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है, हमारी पॉलिटिक्स और हमारी सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया गया है। इससे पहले कि मैं उस पर आऊं, मंदिर, मस्जिद, खुदाई, 500 साल पहले क्या किया जो मुगल थे या दूसरे मुस्लिम शासक थे, मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहती हूँ कि भारत, जिसको कि कहा गया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, यानी कि एक जो आबादी है, उस यंग आबादी जो है, उसका एक फायदा हमें हासिल होना चाहिए। हम जानते हैं तमाम तरह की मुहिम चली, जितने हाथ उतना काम, हाथ बहुत सारे हैं, काम नहीं है। 28 साल हमारी एवरेज एज है, 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर बेरोजगारी पहुंच रही है, महंगाई लोगों को मार रही है। ऐसे में भाजपा बड़े जोर शोर से 8 साल मना रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का अपना स्वभाव है, उनके लिए हर घटना अपने आप में एक बड़ा इवेंट होती है। बड़ा इवेंट क्या, बल्कि मेगा इवेंट होती है। तो जाहिर सी बात है, 8 साल अगर पूरे हो रहे हैं तो उसको इस तरीके से प्रतिपादित करने की कोशिश करेंगे, ऐसे स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि न भूतो न भविष्यति। और जो काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने किया, वैसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। और ये नैरेटिव पिछले 8 साल से लगातार बनाने की कोशिश की गई है। जब नरेंद्र मोदी का हम आकलन करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर, तो जाहिर सी बात है, उसमें जो उनकी आर्थिक असफलताएं हैं, जो विदेश नीति के स्तर पर असफलताएं हैं, वो सारी चीजों का वर्णन होगा, उसका कोडिफिकेशन भी होगा और उसकी डिटेलिंग भी होगी। और शायद जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसका इसी आधार पर आकलन होना भी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी का आकलन मैं उनकी आर्थिक नीति की, और जो उनकी विदेश नीति है, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति है, मैं उसके आधार पर उसका आकलन नहीं करना चाहूंगा। क्योंकि अगर उसके आधार पर आकलन करूंगा तो उनको मैं किसी दूसरे प्रधानमंत्री के बरक्स में बैठा दूंगा। नरेंद्र मोदी का आकलन जब भी होगा इतिहास में, या जब भी किया जाएगा, जो भी लोग करेंगे, तो 2014 के बाद से हिंदुस्तान एक मुल्क के तौर पर किस तरीके से बदल गया, उसकी सोच में किस तरीके का बदलाव आया, और उस सोच के बदलाव में जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं जो उस विचारधारा से संबंधित है, उन्होंने कितनी अहम भूमिका निभाई। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मूल्यांकन होगा। जैसे जब नेहरू का मूल्यांकन करते हैं तो शायद उनकी आर्थिक नीतियों की वजह से नहीं करते, उनकी विदेश नीतियों की वजह से नहीं करते, बल्कि इस आधार पर करते हैं कि एक बहुत ही गरीब मुल्क को कैसे उन्होंने लोकतांत्रिक बनाया, ये उनका सबसे बड़ा मूल्यांकन है। या इंदिरा गांधी के जमाने में हम करते हैं तो उन्होंने प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करते हुए किस तरीके से देश को राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर स्थापित करने की कोशिश की, पाकिस्तान का बंटवारा करा के। और नरसिम्हा राव का आकलन जब भी करेंगे तो आर्थिक स्तर पर उन्होंने देश का कैसे बदलाव किया, देश कैसे बदला, उसके आधार पर करते हैं। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी का जब भी आकलन होगा तो इसी आधार पर होगा। पिछले 8 सालों के अंतर्गत उन्होंने एक चीज पूरी तरीके से स्थापित कर दी है कि वो इस देश के 132 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है, वो इस देश के 80% जो जनता है उसके प्रधानमंत्री हैं, उसके लिए काम करते हैं। बाकी की जो 14% जनता है उसके लिए वो काम नहीं करते, उनके लिए प्रधानमंत्री नहीं है। उसको पूरी तरीके से इस देश में पिछले 8 सालों में दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की गई। और ये सब कुछ बहुत ही भौंडे तरीके से व्यक्त किया गया है। सरकार बार बार ये कहती है कि भाई जो तमाम सरकारी नीतियां हैं उनमें तो हमने किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा सबको बराबर तौर पर जनधन योजना हो चाहे दूसरी योजना, सबको हिस्सा मिला है। लेकिन जो गैर सरकारी स्तर पर जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो ट्रीटमेंट किया गया है, वो सबसे ज्यादा आकलन के लिए जरूरी चीज है, और उसी के आधार पर उनका आकलन होना चाहिए। आज अगर आप देखिए, सार्वजनिक स्तर पर उनको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, दूसरे धर्म के लोग कर सकते हैं। उनको अजान करने की इजाजत नहीं है, दूसरे लोग कर सकते हैं। उनकी लड़कियों को जो है वो मनमाफी कपड़े या हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है, दूसरे धर्म के लोग कर सकते हैं। उनको मनमाना खाना खाने की इजाजत नहीं है, दूसरे धर्म के लोग कर सकते हैं। उनको मनमाना व्यापार करने की इजाजत नहीं, दूसरे लोगों को कर सकते हैं। और साफ तौर पे कह दिया गया है कि जो मुस्लिम समुदाय है उसको मंदिर के इर्द गिर्द दिखाई भी नहीं पड़ना चाहिए। और ये सब कुछ केंद्र की सरकार नहीं कर रही है, ये सब कुछ उनके राज्य की सरकारें कर रही हैं। उनको अवस्थित करने का काम किया जा रहा है और केंद्र की सत्ता इसको मौन समर्थन दे रही है। और जो लोग इसका उल्लंघन करने की कोशिश करते हैं, वहां जो पुलिस है, प्रशासन है, वो बजाय
जो विक्टिम्स हैं उनके साथ खड़े होने के, वो उनके साथ खड़े होते हैं जो उनको विक्टिमाइज करने की कोशिश करें। ये उनका एकमात्र मूल्यांकन मैं मानता हूं। इसके अलावा आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद उनके आर्थिक आधार पे उनका मूल्यांकन नहीं होगा। आशुतोष जी, मुझे बताइए कि जिन 100 करोड़ लोगों की हम बात कर रहे हैं, कि जिन 100 करोड़ लोगों के वो नेता हैं, उन 100 करोड़ लोगों के लिए भी क्या किया उन्होंने? मैं यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये तमाम जो वो लोग भी जो ये प्रिटेंड करते थे कि वो इसलिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बना रहे हैं। कुछ लोग कहते थे शुरुआत यहाँ से हुई कि गुजरात उन्हें नहीं बनने देगा प्रधानमंत्री, फिर यहाँ से बात यहाँ तक पहुंच गई कि गुजरात ने ही उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, कि इसी तरह का नेता चाहिए जो पैर के नीचे दबा के रखे एक समुदाय को, इसलिए उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये जो प्रिटेंड करने वाले लोग थे, अब वो भी अपनी जगह से हट के आ गए हैं यहाँ पर। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये 100 करोड़ लोग अपने को कैसे कन्विंस करते हैं कि रोजगार की कमी के बावजूद, महंगाई के बावजूद, आर्थिक हालात के बावजूद, यानी इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो यहाँ पर जो है ईवीएम में बटन दबाते हैं बीजेपी के लिए और वहां अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। जो बात अभी अजय जी ने की, अगर उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, अजय जी ने इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की बात की। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना यह है कि जो ये 100 करोड़ हिंदुओं की बात भी की जा रही है, 110 करोड़ हिंदुओं की बात भी की जा रही है, दरअसल उनको एक नया हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है। हम इस बात को ना भूलें। इसलिए मैं इंस्टीट्यूशनल मेमोरी से ज्यादा जो हिंदुस्तान की जो सिविलाइजेशनल मेमोरी है, जो उसको इरेज करने की कोशिश की जा रही है। और वो सिविलाइजेशनल मेमोरी जो हमारी इस देश की है, वो सहिष्णुता की है, वो सत्य की है, वो अहिंसा की है, वो एसिमिलेशन की है। जिनको इनका मानना यह है कि हिंदुस्तान जो मिडिवल पीरियड में और उसके पहले भी अगर वो गुलामी के तौर पे था, या उसको एक काले कालखंड एक काले कालखंड के तौर पे याद किया जाएगा, तो इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन में जो हिंदू सभ्यता थी या जो भारतीय सभ्यता थी, उसमें कुछ ऐसे तत्व थे जिसने हिंदुओं को भीरू बनाया, जिसने हिंदुओं को कायर बनाया, और जिसकी वजह से वो जो बाहर से जो आए उनका हम सामना नहीं कर पाए और उसके सामने हम सरेंडर करने के लिए विवश हो पाए। इसलिए उनकी लड़ाई जो लोग हम समझते हैं कि आज है, उनकी लड़ाई दरअसल उस वक्त से शुरू होती है जब इस देश के अंदर हूण आए, शक आए, कुषाण आए, मुस्लिम्स तो बाद में आए, ये क्रिश्चियंस तो बाद में आए। उनको लगता है कि ये कैसे हो गया, तो वो उस पूरी मेमोरी को, सिविलाइजेशन मेमोरी को इरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उनका फोकस इतिहास पे होता है। वो जब बात करते हैं तो वो अकबर की बात नहीं करते, वो औरंगजेब की बात करते हैं। वो जब अकबर की बात करते हैं तो वो राणा प्रताप को प्रमुखता देते हैं, वो शिवाजी को प्रमुखता देखते हैं, वो समुद्रगुप्त को प्रमुखता नहीं देखते, जो दरअसल जो भारत के इतिहास के असली नायक जिनको माना जाना चाहिए, समुद्रगुप्त, जिन्होंने जितने बड़े लेवल में विस्तार किया, उसकी बात नहीं करते। वो बाजीराव पेशवा की बात नहीं करते, जिन्होंने 39 युद्ध लड़े और एक भी लड़ाई नहीं, और 40 साल की उम्र में जिनकी मृत्यु हो गई, और जो नेपोलियन से ज्यादा बड़े वो थे। तो ये जो पूरी कोशिश है, ये उस बुनियादी जो हमारे सभ्यता के जो सार्वभौमिक तत्व हैं, जो उसके मूल्य हैं, उसको ही खत्म कर देने की कोशिश है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब दिल्ली के अंदर पिस्टल लेके, तलवार लेके जब लोग घूमते हैं और मस्जिदों के ऊपर जब वो फहराने की कोशिश करते हैं, तो उसका किसी तरीके से उसकी निंदा नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू अगर हाथ में हथियार लेकर चलेगा, त्रिशूल लेगा, या बजरंग दल के लोगों का अगर कहीं प्रशिक्षण होगा, तो दरअसल वो एक मुसलमान की तरीके से बिहेव करेंगे, और तब वो दूसरे सभ्यताओं के अधीन नहीं आए। इसलिए मुझे लगता है कि उनके रास्ते में सबसे बड़े रोड़ा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू नहीं है। उनके रास्ते में सबसे बड़े रोड़ा जो है वो गांधी है, उनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बुद्ध है, उनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा अशोक है। तो जो पिछला 8 साल है, उस 8 साल के अंदर अखलाक की मृत्यु के बाद जिन्होंने अखलाक के ऊपर हमला किया, जान ली, उसके वो जो जिसको खलनायक बनाना चाहिए था, दरअसल उसके साथ देश के सरकार के मंत्री खड़े होते हैं। जब झारखंड के अंदर जिन लोगों ने अंसारी को मारा और उनको उम्र कैद की सजा हुई, उसके साथ केंद्र का एक मंत्री जाके उनको मिठाई खिलाता है, और मिठाई खिलाता है बल्कि उनको माला पहनाता है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि देखो, हाँ, ये असली हिंदू है। तो इसलिए शोभा यात्रा के दौरान जब हुड़दंग मचती है, तो उसमें लगता है कि नहीं, देखो देश का हिंदू बदल रहा। 8 साल के अंदर ये जो बदलाव लाने की कोशिश की, मुझे नहीं मालूम कि ये बदलाव स्थायी होगा, स्थायी नहीं होगा, क्योंकि सभ्यताओं में बदलाव इतनी आसानी से भी नहीं होता है और इतनी जल्दी भी नहीं होता और स्थायी भी नहीं होता।
ये कोशिश जो है, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्षी पार्टियां इस बदलाव की जो तीक्ष्णता है, उसकी जो गहराई है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और इसलिए एक पैरेलल नैरेटिव जो बनाने की कोशिश होनी चाहिए वो बना भी नहीं पा रहे। ये उनकी सबसे बड़ी असफलता, जिसका जिक्र आपने किया कि वो इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो कश्मीर पे फोकस नहीं करते। मुझे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने पर कभी हैरानी नहीं थी, मुझे सीए आने पर हैरानी नहीं थी, मुझे ट्रिपल तलाक पर हैरानी नहीं थी, क्योंकि ये तो उनके मुद्दे ही थे और उसको कभी छिपाया भी नहीं उन्होंने। तो अगर ये उसको बदलने की कोशिश कर रहे थे, बदला उन्होंने, तो दरअसल वो खुलेआम जो सामने के दरवाजे से किया, लेकिन जो वे पिछले दरवाजे से करने की कोशिश कर रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक है।